नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए अंक के साथ। आज आपको बताएंगे 82वें CSIR स्थापना दिवस समारोह और आंवला से जुड़े एक रोचक शोध के बारे में। विज्ञान जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। CSIR ने पूरे किए अपने स्थापना के 81 वर्ष। स्थापना दिवस समारोह में 12 वैज्ञानिकों को किया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित। आइसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने आंवले के ड्राफ्ट जीनोम का लगाया पता। आंवले की उत्पत्ति और विकास को समझने में मिलेगी मदद। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा अपडेट जानिए साइंस एक्सप्रेस में। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, जानिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। देश के सबसे बड़े S&T संगठनों में से एक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने हाल ही में अपने स्थापना के 81 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR अपनी स्थापना के 81 वर्ष पूरे करने के बाद 82वें पड़ाव पर पहुंच चुका है। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी। तब से लेकर अभी तक के इस सफर में CSIR की देश भर में फैली 37 प्रयोगशालाओं ने अपने अनुसंधान द्वारा देश की उन्नति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष CSIR के स्थापना दिवस के अवसर पर 26 और 27 सितंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान में 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख रहा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला देश का प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। 26 सितंबर को 45 वर्ष से कम आयु वाले देश भर की विभिन्न प्रयोगशालाओं से चुने गए 12 वैज्ञानिकों को विभिन्न श्रेणियों में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार स्वरूप इन सभी विजेता वैज्ञानिकों को 5 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिए गए। CSIR invited me to give the Foundation Day lecture. So I spoke about the connect between the research that we do in space to the society and the industry, which is similar to what is the mandate of CSIR. CSIR की प्रयोगशालाओं को विभिन्न स्टेक होल्डर्स और आम जनता से सीधे जोड़ने की कड़ी में 6 जनवरी 2023 से CSIR के अलग अलग प्रयोगशालाओं में आयोजित हो रहे कार्यक्रम 1 वीक 1 लैब का भी इस मौके पर सफल समापन किया गया। कार्यक्रम की सफलता को दर्शाने के लिए 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें CSIR की 40 से भी ज्यादा प्रयोगशालाओं के पवेलियंस लगाए गए। यहाँ उनके उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान स्टूडेंट कॉर्नर, CSIR स्टार्टअप, CSIR इंडस्ट्री मीट और थीमेटिक टेक्निकल सेशन का भी आयोजन किया गया। साथ ही CSIR और इंडस्ट्री MSME के बीच विभिन्न MOUs पर हस्ताक्षर और उनके आदान प्रदान भी किए गए। विटामिन C और पौष्टिक तत्वों से भरपूर आंवले का उपयोग भारत और चीन में घरेलू चिकित्सा के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। इसके औषधीय गुण टाइप 2 डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों के इलाज में भी प्रभावी माने गए हैं। लेकिन अभी तक आंवले के जीनोम का विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया था। अब इसी कड़ी में सफलता हासिल की है आइसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने हाल ही में आंवले के ड्राफ्ट जीनोम का पता लगाया है। इसके क्या फायदे होंगे, आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आइसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने पहली बार इंडियन गूसबेरी प्लांट, जिसे हम आंवला के नाम से जानते हैं, इसके ड्राफ्ट जीनोम का पता लगाया है। आंवले की आनुवंशिक संरचना को समझने से इसकी उत्पत्ति, विकास और औषधीय गुण उत्पन्न करने वाले रसायनों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल हो पाएगी।
शोधकर्ताओं ने आंवला के जीनोम का पता लगाने के लिए इसकी पत्तियों का उपयोग करते हुए एडवांस सीक्वेंसिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्हें महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। We used a hybrid sequencing approach, including the long reads and short reads. Long reads for Illumina reads and short reads means nanopore reads, and assembled its genome, which was about 519 million base pairs, and this genome contained about 37,000 coding genes. आंवला की पहली बार ड्राफ्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के अलावा शोधकर्ताओं ने उन जीन्स का भी पता लगाया है जो आंवला में विटामिन सी की बायोसिंथेसिस करते हैं। उन्होंने इसकी तुलना अन्य विटामिन सी से भरपूर फलों वाले पौधों से की, जिसमें उन्होंने पाया कि आंवला की असाधारण एंटीऑक्सीडेंट पावर इसके कुछ जीन्स जो कि विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड उत्पन्न करते हैं, उनके एडेप्टिव इवोल्यूशन से मिलती है। आंवला की प्रति पेड़ 100 किलो तक फलों की क्षमता इसे दूसरे विटामिन सी वाले पेड़ों से अधिक श्रेष्ठ बनाती है। We also compared with other vitamin C producing plants such as Malpighiaceae and Canu, and although some of the plants are there which contain more amount of vitamin C concentration per fruit, but this tree or this plant is perhaps the most richest sources of vitamin C because of the yield per tree. गौरतलब है कि आइसर भोपाल ने इससे पहले हल्दी, एलोवेरा, गिलोय, बरगद के अलावा राष्ट्रीय पक्षी मोर की भी जीनोम सीक्वेंसिंग की है। अब आंवला की ड्राफ्ट जीनोम की जानकारी के साथ इसका उपयोग हॉर्टिकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स जैसे क्षेत्रों में और भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। वहीं आंवला पर शोध करने वाले शोधकर्ता आंवले की जीनोमिक जानकारी के साथ नए प्रयोग भी कर सकते हैं। इस शोध के परिणामों को फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। नागरिक पुरस्कारों की तर्ज पर भारत सरकार अब वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में पुरस्कार देगी। इसके तहत अब वैज्ञानिकों को विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरकार द्वारा ये जानकारी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 की सूची जारी करने के कुछ दिन बाद दी गई है। पुरस्कार की श्रेणियों के तहत विज्ञान रत्न वैज्ञानिकों के जीवन भर की उपलब्धियों को मान्यता देगा, तो वहीं विज्ञान श्री किसी क्षेत्र में विशेष योगदान को मान्यता देगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार द्वारा 45 वर्ष की आयु सीमा वाले उन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। वहीं विज्ञान टीम पुरस्कार 3 या उससे अधिक वैज्ञानिकों की टीम को मान्यता देगा। ये पुरस्कार वर्ष 2024 से दिए जाएंगे। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए प्रसिद्ध नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने उन्हें उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक के रूप में संबोधित किया है। गौरतलब है कि डॉक्टर स्वाति नायक नई दिल्ली में स्थित IRRI में सीड एंड सिस्टम प्रोडक्ट मैनेजमेंट की साउथ एशिया लीड हैं। वहीं हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन के प्रमुख डॉक्टर सुब्बा राव को एशिया में पोषण के क्षेत्र में अकादमिक उपलब्धियों और असाधारण समर्पण के लिए आउटस्टैंडिंग न्यूट्रिशन साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें फेडरेशन ऑफ एशियन न्यूट्रिशन सोसाइटीज द्वारा दिया गया है। नासा द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किसी एस्टेरॉइड से इकट्ठा किया गया सबसे बड़ा सैंपल अपने मिशन लॉन्च के 7 साल बाद 24 सितंबर को पृथ्वी के ऊटा रेगिस्तान में उतारा गया। स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स ने पृथ्वी के पास से उड़ते हुए इस अंतरिक्ष कैप्सूल को 63,000 मील दूर से छोड़ा। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में एस्टेरॉइड बेन्नु के अध्ययन के लिए ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के 2 साल बाद ये एस्टेरॉइड बेन्नु तक पहुंच गया और वर्ष 2020 में वहां से सैंपल इकट्ठा करने के बाद वापस लौटा। पृथ्वी पर लाए गए एस्टेरॉइड के इन सैंपल्स द्वारा वैज्ञानिकों को पृथ्वी और जीवन के निर्माण को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
चीन के ओसियन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को दुनिया के सबसे गहरे स्थान पर एक नया वायरस मिला है। ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट और रेप्लिकेट करता है। ये वायरस मेरियाना ट्रेंच की 8,900 मीटर की गहराई पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे पहला बैक्टीरियोफेज है। वैज्ञानिकों ने इसे VBHMEY-H4907 नाम दिया है। ये बैक्टीरिया को संक्रमित तो करता है लेकिन उसे मारता नहीं है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने पृथ्वी से पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। इसे कजाकिस्तान के बैकोनूर के कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, जो उस समय पूर्व सोवियत यूनियन का हिस्सा था। स्पुतनिक 1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। ये सैटेलाइट बास्केटबॉल के आकार का 85 किलोग्राम धातु का गोला था, जिसे एक विशाल रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसने 3 महीनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाया। 6 अक्टूबर 1893 को एक भारतीय खगोलशास्त्री मेघनाथ साहा का जन्म हुआ, जिन्होंने थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत को तैयार करने में मदद की। उनके आयनीकरण समीकरण ने खगोल विज्ञानियों को तारों के स्पेक्ट्रल क्लासेस को उनके वास्तविक तापमान से सटीक रूप से जोड़ने में सहायता की। 6 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने बताया कि उनके द्वारा विकसित ओरल पोलियो वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय आधार पर बड़े पैमाने पर मास टेस्टिंग के लिए तैयार है। ये उम्मीद की गई थी कि इससे खतरनाक बीमारी के खिलाफ लंबे समय तक या शायद जीवन भर इम्यूनिटी उत्पन्न होगी। साबिन ने कहा था कि नई वैक्सीन की एक डोज पोलियो के सभी 3 प्रमुख स्ट्रेन्स के खिलाफ इम्यूनिटी उत्पन्न करेगी। 7 अक्टूबर 1959 को लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से का पहली बार दृश्य लिया। पहली तस्वीर 63,500 किलोमीटर की दूरी से ली गई थी, जब लूना 3 चंद्रमा के पास से गुजरा और सूर्य से प्रकाशित हिस्से को देखा। 10 अक्टूबर 1963 को ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन द्वारा हस्ताक्षरित लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लागू हुई। इसका आधिकारिक टाइटल वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि था। जुलाई 1963 में यूएस, ब्रिटेन और सोवियत वार्ता के लिए मास्को में मिले थे। ऑन साइट इंस्पेक्शन से संबंधित असहमति के कारण व्यापक प्रतिबंध पर सहमति नहीं बन पाई और इसलिए इसे वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी के अंदर तक सीमित कर दिया गया था। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। लेकिन जाने से पहले अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को लाइक करें। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।